डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। चीरकर जमीन का सीना मैं बीज बोता हूं, मैं किसान हूं साहब, चैन से कहां सोता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। खास मुलाकात में आप सभी का बहुत स्वागत है। खास मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ हैं जो 1981 में जब उन्होंने गुरुकुल की कमान संभाली तो ना सिर्फ शिक्षा बच्चों को दी बल्कि उनके लिए भिक्षा भी मांगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के ऋषि कहे जाने वाले महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल माननीय आचार्य देवव्रत जी की। नमस्कार सर। नमस्ते जयदी साहब, बहुत स्वागत आपका दूरदर्शन किसान पर और खास मुलाकात में। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर यही रहेगा, क्योंकि हम विकसित भारत की तरफ नजरें जमाए बैठे हैं। विकसित भारत की संकल्पना में कृषि का क्या योगदान रहा है? देखिए, पूरे देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2047 एक टास्क दिया है हम सब भारतीयों को जी कि आने वाली पीढ़ियों और देश के स्वाभिमान के लिए हमने 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और कृषि आदिकाल से भारतीय लोगों के लिए सबसे पसंदीदा एक कार्यक्रम रहा है जी। और ये कृषि प्रधान देश रहा है और हमारी जीडीपी में कृषि का बहुत बड़ा योगदान हम अतीत को भी देखते हैं, वर्तमान को भी देखते हैं। तो हमारी कृषि जितनी समुन्नत होगी उतना हम विकसित भारत बनाने में योगदान दे पाएंगे। और देखने में आ रहा है कि भारत की कुल आबादी का 60% लोग आज भी कृषि से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं जी। जो बहुत बड़े रोजगार का भी साधन बनती है और आय का भी स्रोत बनती है। तो कृषि के महत्व को हम किसी भी रूप में भुला नहीं सकते, अपितु बहुत बड़ा योगदान विकसित भारत के लिए कृषि का रहने वाला। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक खेती को जिस तरह से आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, और जब तक किसान विकसित नहीं होंगे भारत विकसित नहीं हो सकता। जयदी साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, प्राकृतिक कृषि जी भारत की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। उदाहरण के रूप में जी इस समय लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ प्रति वर्ष भारत सरकार विदेशों में यूरिया डीएपी खरीदने के लिए देती है। जी। आज भारत के किसान को जो ये बैग यूरिया डीएपी का मिलता है लगभग 3,000 रुपये उसकी कीमत है, जो सब्सिडी में कुल 300 रुपये में किसान को दिया जाता है। जी। यदि भारत में प्राकृतिक खेती की ओर किसान वर्ग बढ़ जाए तो भारत का ये 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष जो विदेश में जाता है ये बचेगा और ये धन भारत के विकास में लगेगा। तो विकसित भारत बनाने में प्राकृतिक कृषि बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। ठीक है, ऐसी मेरी प्रबल मान्यता है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि विकसित भारत में जिस तरह से हमारे कृषि का योगदान है और किसानों का योगदान है वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बार के बजट की अगर हम बात करें, इस बार के बजट में ग्रामीण युवाओं के रोजगार पर काफी ध्यान दिया गया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? यदि साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी की हम लंबे समय से देखते हैं, उनकी बड़ी दूर दृष्टि रहती है जी कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी संपदा है वहाँ की युवा शक्ति। आने वाली युवा पीढ़ी को यदि रोजगार मिलेगा जी और उनको काम मिलेगा तो उनकी विचारधारा पॉजिटिव भी रहेगी और राष्ट्र निर्माण में सहयोगी भी रहेगी। तो इस बार के बजट में मुख्य रूप से जो युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति उनका जो
आगे बढ़ाने का दृष्टिकोण है, उनको आगे बढ़ाना विकसित भारत की यात्रा में ही एक बड़ा योगदान रहेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। विकसित भारत और कृषि पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन चूंकि हमने जितने लोगों से जाना और गुजरात के बारे में जब हम पढ़ते हैं या वर्तमान में स्थिति को देख रहे हैं, तो आप जो माननीय प्रधानमंत्री ने जिसकी शुरुआत की, गांव में जाकर रुकना, लोगों से मिलना, किसानों को दिशा निर्देश देना, वो सब आप कर रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है उसका आपको? देखिए जयदीप साहब, पिछले 6 वर्ष से मैं गुजरात में हूँ जी। और गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जी। और प्रदेश की सरकार के बहुत बड़े सहयोग के साथ जी। हमने ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का अभियान चलाया। इस समय गुजरात में 8 लाख किसान पोर्टल पर हैं जो प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं और जिनको इससे बहुत लाभ मिल रहा है। अब पिछले दिनों मैंने एक अभियान चलाया जी। कि मैं अक्सर गांव में जाता था, किसान मिलते थे, उनसे संवाद करता था और वापस आ जाता था। लेकिन पिछले 4 महीने से मैंने एक नया रास्ता चुना। जयदीप साहब, अब मैं गांव और 4 बजे के लगभग मैं गांव में स्वच्छता अभियान झाड़ू लेकर के पूरे गांव में हम लोगों का सहयोग लेकर स्वच्छता अभियान में करता हूं। जी। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन एक पेड़ माँ के नाम। अब मैंने निर्णय लिया कि जिस गांव में मैं रुकता हूं उस गांव की गोचर भूमि या पंचायती लैंड या स्कूल की 1 एकड़ भूमि में मैं वृक्षारोपण कराता हूं और वो वृक्ष में जो लगवाता हूं वो एक परिवार को 1 पेड़ देता हूं ताकि पूरा गांव अपने अपने वृक्ष के साथ में जुड़ जाए और उस वृक्ष को पालने का, लगाने का काम वो एक परिवार लेता है, जिसका पूरा हम रजिस्टर मेंटेन करते हैं और मासिक में रिपोर्ट मंगवाता हूं। कोई पेड़ मरा तो नहीं है, बराबर चलना चाहिए, ये काम दूसरा मैं करता हूं। तीसरा, सायकाल हो जाता है तो उस समय रात्रि का भोजन मैं आदिवासी परिवार, जनजाति के परिवार, अनुसूचित परिवार में उनके बीच में बैठ के मैं भोजन ग्रहण करता हूं और फिर मैं रात्रि सभा करता हूं जिसमें पूरे गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, बुजुर्ग सब आते हैं और मैं चारपाई पर बैठ करके, खाट पर बैठकर 1 से 1.5 घंटा उनसे अलग अलग विषयों पर चर्चा करता हूं। भाई, वृक्षों का क्या महत्व है, स्वच्छता का क्या महत्व है, हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, संस्कारवान बनाएं और वो बालकों को हम विकसित भारत में सहयोगी बने, इस सोच के साथ उनको मैं चर्चाएं करता हूं। गाय भैंस की नस्ल कैसे बनाई जा सकती है, किसान अपने पशुधन से कैसे आय ज्यादा ले सकता है और प्राकृतिक खेती की मैं पूरी ट्रेनिंग देता हूं। ठीक है। और इस चर्चा में करके रात को फिर मैं गांव के स्कूल में सोता हूं और प्रातः उठ के गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ योग करता हूं और फिर मैं किसान के खेत में जाकर प्रैक्टिकल प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देता हूं, हल चलाता हूं, गाय का दूध निकालता हूं, लोगों के बीच में जाता हूं और ये वातावरण उनको इतना अपनापन लगता है कि एक गवर्नर एक किसान के रूप में हमारे बीच में है, तो लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं और कृषि में, प्राकृतिक कृषि की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। आपको प्राकृतिक खेती का वर्तमान में ऋषि भी कहा जा रहा है, प्रेरणा स्रोत भी हैं, मसीहा भी कुछ लोग कह रहे हैं और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा युवा प्राकृतिक खेती से और जुड़े और आकर्षित हों, इसके लिए आप किस प्रकार के कदम उठा रहे हैं? निश्चित रूप से जो मैं गांव में जाता हूं जयदीप साहब जी, वहां भारी संख्या में गांव के युवा ही मेरे संपर्क में आते हैं जी और उन युवाओं को मैं प्राकृतिक खेती से होने वाले लाभ और धरती जो है इसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़े, ये उपजाऊ बने, हमारी लागत कम लगे, उत्पादन ज्यादा मिले, ये सारी ट्रेनिंग और चर्चा विधिवत में युवाओं के बीच में करता हूं और उनकी समझ में आता है। अब इस समय पशु पालन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में
ऐसे भी युवा हैं जो विदेश की नौकरी छोड़ के प्राकृतिक खेती देश में आकर के कर रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा मिशन चल रहा है। तो ये मिशन लगातार चल रहा है और इस मिशन पर चर्चा भी करते रहेंगे, लेकिन यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। हेलो। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से खास मुलाकात में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी। आगे बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ाने की दिशा में आप क्या सुझाव हमारे दर्शकों को, किसानों को देश भर के देना चाहेंगे। जयती साहब, देखिए, जिस प्राकृतिक खेती की मैं चर्चा करता हूं जी, उस प्राकृतिक खेती में कहने को खेती प्राकृतिक है, लेकिन इसके लाभ अनेक हैं। उदाहरण के लिए जी, इससे पर्यावरण बचता है जी, और 50% पानी की बचत होती है। धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। भारत का जो पैसा विदेशों में यूरिया, DAP, रासायनिक खाद खरीदने में जाता है, इससे वो बचता है। और मैं सबसे ज्यादा महत्व इसके पीछे मानता हूं कि देश के लोगों का स्वास्थ्य बचता है। आपसे मैं और लोगों से मैं चर्चा करते हुए पूछता हूं जी, कि जब हमारे देश में रासायनिक खेती का इतना अंधाधुंध प्रयोग नहीं होता था, यूरिया का, DAP का, जंतुनाशक का, आज से लगभग 40 वर्ष पहले देश में कैंसर को कोई नहीं जानता था, हार्ट अटैक को नहीं जानता था, डायबिटीज को नहीं जानता था, पेनक्रियाज फेल होगी, किडनी खराब होगी। आज सब घुटने बदलवा रहे हैं। बिना कारण के कार्य नहीं होता। जब हमारे देश में नेचुरल ढंग का लोग आहार लेते थे, प्राकृतिक खान पान लेते थे, तो ये कोई बीमारियां नहीं थी। आज देश में 2-2.5 लाख करोड़ तो यूरिया, DAP पे खर्च है, लेकिन हमारी अस्पताल व्यवस्था पर इससे 5 गुना ज्यादा है। और उससे लोगों का समय कितना खराब होता है। एक बीमार व्यक्ति स्वयं तो बेचारा समय का दुरुपयोग ही होता है, साथ का परिवार भी उसके साथ जुड़ा रहता है। तो देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ी बाधा है। प्राकृतिक खेती का मैं इसलिए प्रचार करता हूं कि इसमें लागत है ही नहीं। केवल ये देसी गाय आधारित एक खेती है जिसके 5 आयाम हैं: बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, आच्छादन और मल्टी क्रॉप, बहुफसल जी। इनको अपनाने मात्र से बाजार से कुछ भी नहीं लेना। जब खर्चा ही नहीं होगा और इनकम ही इनकम होगी तो विकास में सीधा योगदान प्राकृतिक। बिल्कुल, बहुत सही बात आप कह रहे हैं। लेकिन अब हम कुरुक्षेत्र चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र से जब आपने शुरुआत की, तमाम बच्चों के लिए तमाम कार्य आपने किए और ऐसे ऐसे कार्य किए कि वो उनके लिए प्रेरणा स्रोत भी आप बन गए। कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में आपने प्राकृतिक खेती को बहुत आगे बढ़ाया। गुजरात के किसान प्राकृतिक खेती को किस तरह से ले रहे हैं? जयदी साहब, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में करीब 1,500 19 स्टेट्स के बच्चे पढ़ते हैं जी। तो मैं वहाँ जो खेती करता था 200 एकड़ जमीन में, इसमें यूरिया, DAP, जंतुनाशक जैसे लोग डालते हैं वैसे ही डलवाता था जी। एक घटना ने मेरे को बदल दिया। मेरा खेती कर्मचारी धान के खेत में स्प्रे कीटनाशक का कर रहा था, बेहोश होके गिर गया। हम उसको लेके गए अस्पताल में, 2-3 दिन इलाज किया, जीवन तो हम बचा लिया,
लेकिन मेरे दिमाग में आया इस कर्मचारी ने न ये कीटनाशक खाया न पिया, सूंघने मात्र से बेहोश हो गया। तो मैं अपने गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को जो साग भाजी आहार देता हूँ उसमें यूरिया डीपी और जंतुनाशक सीधी डलवाता हूँ। तो ये बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। अब मैं ये नहीं करूँगा और मैंने रासायनिक खेती को छोड़ दिया। पिछले 9 वर्ष से मैंने एक बूंद भी यूरिया डीएपी जंतुनाशक खेत में प्रयोग नहीं किया और 200 एकड़ की भूमि में मैं उतना ही पैदावार लेता हूं जो रासायनिक वाले लेते हैं, उससे भी ज्यादा मेरी होना शुरू हो गई है। तो वहां से बदल के हिमाचल प्रदेश, गुजरात और देश के अन्य भागों में मैं जाता हूं। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता, नेतृत्व में मिलता है और इस मिशन को मैंने अब पूरे राष्ट्रव्यापी बनाया और आज मैं प्रधानमंत्री जी का भी पूरा देश आभारी। उन्होंने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया। अब ये राष्ट्रव्यापी होगा और इससे आने वाली पीढ़ियों का, लोगों के स्वास्थ्य का, धरती माता का, पर्यावरण का, पानी का, सबकी रक्षा होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जिक्र आपने किया तो एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। मोदी सरकार कृषि उद्यमिता और उद्यमशीलता पर पूरी तरह से ध्यान दे रही है। बजट में इस पर भी फोकस किया गया है। इस तरह की उद्यमशीलता किस तरह से अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में जो मार्गदर्शन दिया कृषि के क्षेत्र में उद्यमशीलता का, कृषि सबसे बड़ा रोजगार का साधन है भारत के लोगों के लिए। यदि हम आज की नई टेक्नोलॉजी के साथ और प्राकृतिक कृषि को अपनाते हैं नए नए इनोवेशन के साथ जी, तो निश्चित रूप से युवाओं का आकर्षण भी उसमें होगा और हमारा उत्पादन भी बराबर मिलेगा और आर्थिकी में बहुत बड़ा योगदान देगा। कोई आदमी बीमारी कैंसर से नहीं मरना चाहता और प्राकृतिक खेती से उत्पादित जितने भी अनाज, साग, भाजी, फल हैं वो लोगों को स्वास्थ्य और निरोगता प्रदान करते हैं। विदेशों में भी इसकी डिमांड है और लोगों में भी डिमांड है। ये खेती होगी तो इससे धन का किसान के पास आवागमन ज्यादा बढ़ेगा, आय ज्यादा बढ़ेगी, तो उससे किसान की भी समृद्धि होगी और किसान की समृद्धि ही राष्ट्र की समृद्धि है। बिल्कुल। तो प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा और प्राकृतिक खेती पर माननीय राज्यपाल महोदय से लगातार हम चर्चा बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से डीडी किसान पर आपका स्वागत है और खास मुलाकात में लगातार आदरणीय राज्यपाल महोदय से हम चर्चा कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं क्या राज्यपाल के रूप में आप कृषि विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से विशेष संवाद करते हैं? निश्चित रूप से जयदी साहब, मैं प्रति मास राजभवन में एक बैठक लेता हूं जिसमें हम प्रदेश सरकार के लोग, माननीय कृषि मंत्री जी, बीच बीच में मुख्यमंत्री जी भी उसमें सहभागी बनते हैं और सभी कृषि विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर और उनके जो प्राकृतिक कृषि के ऊपर रिसर्च करते हैं ऐसे सभी साइंटिस्ट भी आते हैं, किसान भी आते हैं और कृषि विभाग के लोग बैठकर हम प्रति मास इस 1 महीने में हमने क्या किया, अगले 1 महीने में हमने किस दिशा में आगे बढ़ना है, इस पर हम लगातार संवाद करते हैं और हमारी गुजरात की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में
शोध चलते हैं, रिसर्च चलते हैं, और वो इतने सुखद आ रहे हैं। अनेक बीमारियों का इलाज जो पेस्टिसाइड में नहीं था वो प्राकृतिक खेती में मिल गया। नीमाटोड जैसी बीमारी, मिलीबग जैसी बीमारी बिल्कुल बिना खर्चे की ये प्राकृतिक खेती में आती ही नहीं है। इतने अनुकूल परिणाम है। और आपकी जानकारी के लिए जी, देश में पहला गुजरात राज्य है जिसने प्राकृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी है। विश्व और देश की पहली यूनिवर्सिटी है जो गुजरात के हलोल तालुका में अपना काम जिसने प्रारंभ पिछले सालों से कर दिया है। बहुत ही ये ऐतिहासिक है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हलोल में एक यूनिवर्सिटी भी खुल चुकी है। और जिस तरह से हम प्राकृतिक खेती का जिक्र कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती पर चर्चा कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती न सिर्फ कृषि में बड़ा योगदान दे रही है बल्कि विकसित भारत की तरफ हमें ले जा रही है। साथ ही साथ जो बड़ी बात आप कर रहे हैं वो स्वास्थ्य को लेकर, हमारे जो मानव का जीवन है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह की चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो ऐतिहासिक है। आपने रासायनिक खेती के स्थान पर प्राकृतिक खेती को जीवन का मिशन बनाया। इस दिशा में सबसे बड़ी चुनौती क्या आई? इसमें क्योंकि लोग अब तक जैविक खेती करते थे जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक खेती में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि जैविक खेती का प्रचार हमारी सरकारों ने पिछले 30-40 साल से किया, लेकिन उसका सकारात्मक परिणाम लोगों में मिला नहीं। न उससे उत्पादन बढ़ता है, न किसान की मेहनत कम होती है, न उसका खर्चा कम होता है। जी, जब हमने प्राकृतिक खेती का प्रचार शुरू किया तो लोग इसको भी जैविक मान करके बचते थे और सोचते थे हम इतने दिन से कर चुके हैं जैविक खेती, उसमें कुछ मिला नहीं तो प्राकृतिक खेती भी वही होगी। लेकिन इस दिशा में मैंने लगातार लोगों को समझाया कि प्राकृतिक खेती बिल्कुल अलग है, जैविक खेती बिल्कुल भिन्न है और रासायनिक खेती अलग है। रासायनिक खेती में धरती की उर्वरा खराब होती है, पर्यावरण दूषित होता है, जल दूषित होता है, लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, खर्चा ज्यादा होता है। और जैविक खेती में भी मेहनत कम होती नहीं, उत्पादन पूरा मिलता नहीं। लेकिन प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ा कि इसमें खर्चा नहीं है। जब खर्चा नहीं होगा और उत्पादन बराबर मिलेगा तो अपने आप ही किसान की आय बढ़ेगी और इससे पर्यावरण भी बचता है, धरती का स्वास्थ्य भी बचता है, जल 50% कम लगता है। और गाय आधारित होने से किसान घर में गाय रखता तो वो भी दूध से एक इनकम भी बनती है और गोबर गौमूत्र से कृषि भी हो जाती है। इसमें शहर से बाजार से कुछ भी इनपुट डालना नहीं पड़ता, खरीद के लाना नहीं पड़ता। इसमें थोड़ा बेसन पड़ता है, थोड़ा सा गुड़ पड़ता है, गाय का गोबर गौमूत्र है, 2 मुट्ठी मिट्टी है और कुछ भी नहीं चाहिए। अब गुड़ भी किसान पैदा करता है, दाल भी किसान पैदा करता है, मिट्टी उसके खेत की है, गाय उसकी घर की, और बाजार से क्या लाना। बिल्कुल। तो वापस आपसे गुरुकुल की तरफ हम बढ़ेंगे और आपसे जानेंगे गुरुकुल शिक्षा से जुड़े आपके अनुभव ने आपके सार्वजनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। देखिए जयदी साहब, गुरुकुल कुरुक्षेत्र 1981 में मैंने संभाला तो वो बंद पड़ा था। 50-60 बच्चे गरीब दीनहीन जिनके लिए मैं दिन में पढ़ाता था, रात को भिक्षावृत्ति करने जाता था। इस रूप में धीरे धीरे मैंने इस काम को बढ़ाया जी, और बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में और उनको खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। जब परिणाम अच्छे आने लगे तो धीरे धीरे लोगों का आकर्षण भी बढ़ा। लेकिन हम ऐसी दयनीय स्थिति में उस समय थे कि मुझे उनके लिए गेहूं, चावल और रुपया मांग करके लाना पड़ता था। भवन वहाँ नहीं थे, पुराने जमाने के थे, वो सब नए बनवाए, बच्चों का वातावरण पढ़ाई का बनाया। तो आज आपको जान के प्रसन्नता होगी, जहाँ कोई बच्चे नहीं छोड़ता था, भेजता था, वहाँ इस समय पिछले वर्ष 13,000 बच्चे प्रवेश के लिए आए थे। उनमें से मैं केवल 250 बच्चे लेता हूँ। और उसी गुरुकुल में जहाँ बिल्कुल बंद प्राय था और दीनहीनता थी, पिछले 1 साल में गुरुकुल कुरुक्षेत्र से 17 बच्चे एनडीए में गए, 9 बच्चे आईआईटी और नीट में गए जी, और एक भी बच्चे की वहाँ 2nd क्लास नहीं आती।
50% से ज़्यादा बच्चे 90% से ऊपर अंक लेते हैं। सीबीएसई पैटर्न वहाँ चलता है और इस समय मेरे को बहुत संतोष है कि देश के बच्चे वहाँ 4 बजे उठते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, भारतीय जीवन मूल्यों के साथ जीते हुए विद्या प्राप्त करके संस्कारवान बन के देश की सेवाओं में जाते हैं, जो वाकई काबिल तारीफ है। और इसीलिए राज्यपाल की भूमिका को आप केवल संवैधानिक दायित्व मानते हैं या सामाजिक मार्गदर्शन का माध्यम भी मानते हैं? देखिए जयदीप साहब, दोनों हैं जी। राज्यपाल का कर्तव्य है कि संविधान की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना जी। और जब मैंने शपथ ली तो मेरे को शब्द याद हैं जिसमें मैंने ली थी कि मैं जिस प्रदेश का राज्यपाल हूँ उस प्रदेश की प्रजा का, उस प्रदेश की जनता की भलाई के कार्य करूँगा। तो राज्यपाल का कर्तव्य है संविधान का पूरा सम्मान संरक्षण करते हुए जी। और जनता के सुख दुख का साथी बनकर के रात और दिन उनके लिए वैसे ही कार्य करना जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगा, आपके जीवन की वो कौन सी प्रेरणा है जिसने आपको सेवा और सादगी का मार्ग दिखा दिया? जयदीप साहब, मैं गुरुकुलों में पढ़ा हूँ जी। और हमारे जो गुरु थे वो बड़े तपस्वी, योगी, साधु प्रकृति के थे। तो उन्हों के चरणों में बैठकर ये भाव पैदा हुए कि अपने लिए तो दुनिया जीती है, जीना तो उसका जो औरों के लिए जीता है। हमने भी जीवन जीना, लेकिन समाज में हमारा कर्तव्य है ऐसे लोग जिनको विद्याहीन है उनको विद्या का दान करें, जो अन्नहीन है उनको अन्न का दान हो, जिनको जिस चीज की जरूरत है समाज के हर अंतिम व्यक्ति को अपने समान लाने का प्रयास करना, और जैसे हम सुख चाहते हैं दुनिया का हर व्यक्ति सुखी हो, यही सोच के साथ हमें गुरुकुलों में जो विचार दिए जाते हैं वो काम मिले और थोड़ा बहुत प्रयास मैं करता हूं कि उस दिशा में चला जाए। बिल्कुल, उस दिशा में आप वाकई चल रहे हैं और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं और लोगों के लिए ऋषि भी बन रहे हैं, लोगों के लिए किसान भी बन रहे हैं और लोगों के लिए आप राज्यपाल भी हैं। और इसीलिए आपने कहा कि अपने लिए जिए तो क्या चाहिए, और इसीलिए इससे जुड़ा हुआ एक शेर मैं कहना चाहूँगा, जो खुद जलकर भी दूसरों को रोशनी दे वही असली इंसान और सच्चा मार्गदर्शक होता है, जो आप हैं। और आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, खास मुलाकात में आपने वक्त दिया, बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब आपने दिए और बताया कि किस तरह से प्राकृतिक खेती की तरफ आप बढ़ रहे हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।